हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर जो लिए हैं जिन्हें पढ़ चुके हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर की वजह से क्या होगा, उसके अगर कोई नियर पॉइंट है तो उनसे कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, जो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग किए हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में फाइंड कर चुके हैं। अगर आप ये दोनों देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलर लूप की एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर कोई एक्स डिस्टेंस 2 रखा गया है तो। आइए इसको देखते हैं। तो पहले हेडिंग लगाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying circular loop। सर्कुलर लूप के सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। आज उनके एक्सिस पे फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो हम लोग एक कोई सर्कुलर लूप बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप लेने वाले हैं। ये एक कोई लूप है। इस लूप के अंदर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये देखिए लूप जो है सो ये इनवर्ड की तरफ ऐसे है ये लूप। तो करंट ऐसे फॉलो हो रहा है। देखिए ये लूप जो है सो इस प्लेन में है। तो करंट ऊपर से जा रहा है, ऐसे गया अंदर, फिर ऐसे होकर के फिर ऊपर ऐसे करंट चल रही है। तो हमको यहाँ से निकालना है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जो एक्स डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इनका देखा जाए तो रेडियस हमको दिया हुआ है कैपिटल R। तो पूरे एलिमेंट के लिए तो हम लोग के पास कोई फॉर्मूला है नहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो बायोट सावर्ट लॉ बताया गया है एक एलिमेंटल पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए बायोट सावर्ट लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं क्या था। तो बायोट सावर्ट लॉ जो कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं इस डिटेल में, बायो सावर्ट लॉ। यहाँ पे टी साइलेंट है। बहुत से लोग बायोट भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, जो आपकी मर्जी जो पढ़ना चाहें। तो इन्होंने बताया है कि अगर ये वायर है, इस वायर से करंट आई फॉलो हो रही है, तो इस वायर पे अगर कोई DL लेंथ कट करे, क्या है DL लेंथ कट करे, तो इस DL पोर्शन यानी कि इस DL लेंथ की वजह से अगर कोई P पॉइंट R डिस्टेंस पे और इनके बीच का, यानी कि DL क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है और ये DL का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये DL पोर्शन की वजह से P पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा होगा, उसको हम लोग dB कंसिडर करते हैं। तो ये dB का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइड बाय R²। इनके बीच का डिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड है। इनका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं जिसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, अपने राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। इसको करंट के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको उस पॉइंट पे फिंगर को कर्ल करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इस फिंगर को यहाँ पे इस पॉइंट पे कर्ल किए तो ये इनवर्ड जा रहा है। तो इस P पॉइंट पे ये DL पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है। तो इनको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग करते हैं यूज राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल ये एक शॉर्टकट है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ B के लिए। ये डायरेक्शन ऑफ B निकालना होगा। ये तो शॉर्ट कोट है। अगर कभी कभी होता है कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में दे देते हैं I J K के फॉर्मेट में, तो उस समय क्या निकालेंगे, तो ये इसका स्केलर फॉर्म है।
स्केलर फॉर्म सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। बायोट सावर्ट जो लॉ है वो एक वेक्टर फॉर्म में भी है, और वेक्टर फॉर्म में क्या है इसको दिखा देते हैं, बहुत लोग देखे भी होंगे। तो ये dB है, मैग्नीट्यूड भी आएगा साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। ये वेक्टर फॉर्म है बायोट सावर्ट लॉ का, वेक्टर फॉर्म। इनसे हम लोग डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो dB का डायरेक्शन होगा वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई c वेक्टर होता था जो कि a क्रॉस b के बराबर है, तो ये c वेक्टर परपेंडिकुलर टू a पे भी होता था। देखिए c जो होता है वो परपेंडिकुलर टू a पे भी, साथ साथ c वेक्टर परपेंडिकुलर टू b पे भी। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इसी तरह से dB वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर LDL पे भी होगा और R पे भी होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि dB जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू DL भी होगा और साथ साथ dB वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू R भी होगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर जब भी डायरेक्शन होगा तो dB DL के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और R के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से DL पोर्शन कट करेंगे, तो हम लोग इस पॉइंट पे DL पोर्शन कट कर लेते हैं। और इस पॉइंट पे अगर करंट देखा जाए तो ये अंदर की ओर जा रहा है। देखिए करंट इस तरह से जा रहा था, इस पोर्शन पे अंदर की ओर जा रहा है, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा था। इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से मान लेते हैं, ये DL का डायरेक्शन है, ये DL लेंथ हम लोग कट किए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इनका वही होता है जो करंट डायरेक्शन होता है। तो इनके वजह से हम लोग P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये R डिस्टेंस और ये R पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल भी सकते हैं। अगर इस R को निकालना है तो यहाँ से देख सकते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको बताने के लिए हम सिर्फ किए थे। तो यहाँ से R हमको निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल x का स्क्वायर। तो यहाँ से R इक्वल टू लिख सकते हैं x स्क्वायर चाहे R स्क्वायर। ये R भी हमको पता हो सकता है इस तरह से। तो हम लोग इस DL पोर्शन की वजह से P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका देखा जाए तो इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो देखिए ये इनके परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि अब ये R वेक्टर के परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इनके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड, ये इनके परपेंडिकुलर है और ये dB है। और dB का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो देखिए dB बराबर जो आ जाएगा इस फार्मूला का इस्तेमाल से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन 90 होगा। आप देखिए साइन 90 आप लोग देखेंगे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। आपको थोड़ा मानने में थोड़ा हजम नहीं होगी, लेकिन हम आपको हजम कराते हैं कि ये किस तरह से 90 होगा। तो देखिए ये DL जो है, ये DL इस तरह से लूप है, क्या है सर्कुलर लूप, इस तरह से है। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो DL लेंस क्या इसके अंदर की तरफ जा रहा है। अगर देखें तो ये जो हम आपको ऊपर बाहर दिखा दिए हैं ये अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। और हमारा ये R वेक्टर जो इस तरह से है, तो इनको अगर दिखाना चाहेंगे तो देखिए ये ऐसे है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पता चल गया होगा ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे तो कुछ मानना ही नहीं, क्योंकि ये R वेक्टर तो इससे परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, क्योंकि हम पता कर चुके हैं कि DL जो होता है, DB जो होता है वो DL के भी परपेंडिकुलर और R के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमारे पास R है तो यहाँ पे R के ऊपर परपेंडिकुलर कर सकते हैं, ये अल्टीमेटली उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए अगर इसको फिल करना चाहे तो आप देखिए 3 मार्क कर लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो ये देखिए अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर दिख रहा है और ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये उसके ऊपर, और अगर इसको देखा जाए तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो शायद इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से DB निकाल लिए हैं, तो DB डिवाइड बाय और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर। तो R स्क्वायर आ जाएगा। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। DB इक्वल टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई ये आई डी एल। और साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक नीचे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डी एल पोर्शन कट करेंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे है, तो ये बाहर की ओर आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह दिखा देते हैं, ये इस तरह से, ये डी एल लेंथ इस तरह से आ रही है। तो अब इस डी एल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इस पर भी डी वी आया, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें तो रेडियस भी सेम ही हो जाएगा। अगर मिलाना चाहे थोड़ा सा टेढ़ा होने का चांस है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि ये सही हो। चलिए देखिए लगभग हो ही गया है ये भी डिस्टेंस जो होगा वो r होगा, और इनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी डी बी है। जिस तरह से इस वेक्टर ये r के ऊपर में ये परपेंडिकुलर, उस तरह से इस r के ऊपर में ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए फील कीजिए फिर से, अगर ये था ऐसे तो इन पे ये परपेंडिकुलर आया, ये r था और ये डी बी। इसी तरह से यहाँ पे ये r है, ये r है, तो इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर ये डी बी। तो ये यहाँ पे ऐसा ही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ इनका भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक बात है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इनको मिटा देते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखिए कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि इस एंगल को, जनरली इस एंगल को अगर थीटा कंसिडर कर लें, क्या कर लें, थीटा कंसिडर कर लें, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसलिए कि सारा ज्योमेट्री देखिए, इनका हाइपोटेनस भी आर है, ये भी एक्स है, आर और आर है, तो सब कुछ सेम है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो आप देखिए टोटल ये एंगल जो है ऐसे है, देखिए इनके बीच ये इस तरह से अगर देखें, ये इस तरह से आया है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के इस तरह से ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। चलिए हमको थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखा देते हैं, क्योंकि जनरली हम जो ट्रेस करने वाले हैं इनका 2 कंपोनेंट लेंगे। ये dB को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस dB को आगे कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसका, इस dB का 2 कंपोनेंट लेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इस तरफ। ये इस तरह। तो आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो पहले ये क्या है, इस तरह से है, ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है, और यहाँ से एक लाइन हम ये ड्रॉ किए, देख लिया, और ये बीच में एक लाइन है, और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहीं इस पर है। ये कंस्ट्रक्शन देखिए, ये डॉट डॉट वाला लाइन बीच में, थोड़ा गौर से देखिएगा तभी ये समझ में आ जाएगी। तो अगर इनको हम थीटा कंसिडर किए हैं तो ये भी थीटा है, और देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल आपको देखिए 2 थीटा दिया हुआ है, 2 थीटा दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल जो आ जाएगा 90 माइनस, यहाँ कर देते हैं 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए ये भी फिर जो है सो ये इस तरह से, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बचेगा, इसको हम लेट कर लेते हैं x। देखिए यहाँ से आने वाला क्या है, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x इक्वल टू, और ये यहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं, देखिए ये इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहे थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा। ये 90 माइनस 2 थीटा कैसे आया, देख लिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर था, और इनके बीच क्या 2 थीटा बीच में एंगल हो गया, तो ये यहाँ से 90 टोटल होता, तो 90 माइनस 2 थीटा करके 90 माइनस 2 थीटा आया। अब हम नीचे कर रहे हैं, इस पोर्शन से ले करके इसके बीच कर रहे हैं, ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, और इनको x मान लिए, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का एंगल है, ये यही है,
अगर इसको डॉट करते हैं और ये नीचे आ गया है तो ये भी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो 90 कैंसिल और एक्स इक्वल टू थीटा। तो अब ये एंगल थीटा जिस तरह से यहाँ पे आ गया है, ये एंगल थीटा है, तो उसी सेम प्रोसीजर से ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। देखिए बात ध्यान देने वाली है, अगर जिस तरह से ये थीटा आया है सारा प्रोसीजर करके, वो उसी सेम वे से ऊपर भी थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमको डीबी का जो कंपोनेंट मिल गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बताने के लिए कर रहे थे। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहीं पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से है और ये इस तरह से मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। ये थीटा, ये भी थीटा, ये डीबी और ये डीबी। तो इनका कंपोनेंट वो जो एंगल के साथ होता है इसको क्या कहते हैं, डीबी कॉस थीटा। और ये भी आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। ये डीबी डो कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या कंपोनेंट इस तरफ, डीबी साइन थीटा। और ये ऊपर की तरफ से भी आएगा डीबी साइन थीटा। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, डीबी साइन थीटा। तो अब चलिए हमको अगर बी नेट निकालना है, अगर देखिए यहाँ से हम बी नेट निकालने चले, इंटीग्रेशन किसको करना पड़ेगा, सिर्फ डीबी को करेंगे या डीबी का कोस थीटा को करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव कंपोनेंट जो आ रहा है डीबी साइन थीटा आ रहा है, तो हमको डीबी साइन थीटा को करना पड़ेगा कंपोनेंट, इंटीग्रेट डीबी साइन थीटा को। अब देखिए अगर जिस तरह से मान लीजिए इधर भी डीएल पोर्शन कट किया, उस तरह से डीएल पोर्शन कट किए हैं, तब आया है डीबी कोस थीटा। ये डीबी 2 डीबी साइन थीटा, देखिए ऊपर से भी डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा नीचे से है। अगर चाहे इसको 2 डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हाफ सर्किल के लिए करना पड़ेगा। ये फुल सर्किल है तो देखिए ऊपर से भी आधा काटते जाएंगे, आधा नीचे से करते जाएंगे। तो इसी तरह से 2 बार कट कर रहे एक सर्किल में, तो आधा इधर से भी जाएगा, आधा उधर से भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ही मान करके इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक, सॉरी पाई, हाँ 2 पाई तक, 0 से लेकर के ये फुल सर्किल की, समझिए इसको फुल सर्किल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ये फुल सर्किल के लिए, फुल सर्किल के लिए। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं इसको, यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ से dB जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए dB आ जाएगा, ये वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, ये dB नहीं, ये पूरा बी हो चुका है, ये बी नेट है, ये बी नेट, बी नेट है। तो देखिए म्यू नोट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर, ये साइन थीटा को पहले कन्वर्ट कर देते हैं, साइन थीटा यहाँ से देखिए निकालना चाहेंगे तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, हाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा का निकालना चाहेंगे तो आराम से देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा जो आ जाएगा हमारा वो आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, आर बाय आर, ये साइन थीटा। तो चलिए यहाँ से हम लोग बी नोट जो करने वाले हैं, बी नेट वो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय आर। तो आप देखिए ये आर स्क्वायर आर मिलकर के आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर आर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा, तो म्यू नोट बाय 4 पाई कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। ये आर क्यूब जो आने वाला, ये आर भी देखिए कांस्टेंट है। अगर ये सर्किल देखा जाए तो ये पूरे रेडियस को कवर करेगा। तो हर पॉइंट से देखिए इस पॉइंट का सर्किल, ये रेडियस इस तरह घूम रहा है, तो ये आर स्मॉल आर जो वो भी सेम है, कांस्टेंट है। और कैपिटल को आर तो रेडियस है तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसको इन दोनों को सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा बी नेट जो आ जाएगा वो म्यू नॉट आई भी कांस्टेंट ही है, आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बच जाएगा सिर्फ।
अब डीएल देखिए इसी तरह से पूरे जो डीएल को कट दिए हैं उसको ऊपर ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो सरकमफ्रेंस आने वाला। देखिए पूरे डीएल इस तरह से था, पूरा सर्किल इस तरह से। अगर डीएल पोर्शन यहाँ कट किए, फिर यहाँ कट किए, पूरी तरह से डीएल को अगर हम कट किए, यहाँ किए, यहाँ भी फिर डीएल कट करेंगे, फिर यहाँ भी कट करेंगे, फिर यहाँ भी कट करेंगे, इस तरह से पूरे पोर्शन को कट करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो सरकमफ्रेंस है वही आएगा और इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो 2πr हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो सरकमफ्रेंस आने वाला है इसका 2πr म्यू नॉट बाई आई आर डिवाइड बाय 4πr³ इंटू 2πr। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये r इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बी नेट जो आ चुका है हमको वो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय r³ है। r³ को आप लिख सकते हैं, ये r जो है तो इसको तो बताए थे कि r को जनरली √r² और x² भी लिख सकते हैं पाइथागोरस पर में से। तो पुट करते हैं इसका वैल्यू, तो यहाँ से बी नेट जो आ चुका है हमारा वो देखिए म्यू नॉट आई r² डिवाइड बाय 2 इंटू ये पावर 1/2 है, इसको r² x² पावर 1/2 कर सकते हैं, यहाँ पावर 3 है तो 3/2 कर सकते हैं। यहाँ पे x² प्लस r² का पावर 3/2 है। तो हमारा बी नेट जो आ चुका है ये है। और नेट डायरेक्शन देखेंगे तो इसका इनवर्ड आ रहा है, नेट डायरेक्शन जो आ रहा है इनका इनवर्ड आ रहा है, बी नेट इनवर्ड आ रहा है क्योंकि दोनों मिलकर के इस कंपोनेंट में चलता है। ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया था, ये इनवर्ड आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमको आया है इस एक्सिस पे, इस सर्कुलर लूप की वजह से वो आया है म्यू नॉट आई r² डिवाइड बाई 2 इंटू x² r² का पावर 3/2 है। तो इनको पॉज करके एक बार लिख सकते हैं, तो लिख लिया। तो देखिए हम यहाँ से मिटाने वाले हैं, बी नेट जो आया है इसको लिख लेते हैं बी नेट आया है म्यू नॉट आई r² डिवाइड बाय 2 इंटू x² प्लस r² का पावर 3/2। ये हमारा बी नेट आया है एक्सिस के ऊपर में। अब डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्शन ऑफ लूप करने वाले हैं तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ बी। तो देखिए यहाँ से हम एक लूप फिर से कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा लूप है, भले उतना अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी कंसिडर कर लीजिए कि ये एक लूप है जिसमें करंट इस तरह से जा रही थी, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। इस पॉइंट पे डायरेक्शन हमारा इनसाइड आया था, अभी किए थे। ये करंट जब अंदर जा रही है, ये करंट इस तरह जा रही है तो ये इस पॉइंट पे इस तरफ आना चाह रहा था और यहाँ से देख रहे थे ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे तो ये एक कंपोनेंट इधर से एक कंपोनेंट इधर से, दोनों नेट कंपोनेंट जो है सो हमारा इनवर्ड आ रहा था। ये कौन सा साइड है, इसको जनरली हम लोग राइट साइड देखते हैं, ये राइट साइड है, राइट साइड है। अगर लेफ़्ट साइड देखें तो देखिए लेफ़्ट साइड जो आने वाला मैग्नेटिक फील्ड का, अगर इसको एक्सिस मान लिया जाए, इसको एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर इस पी पॉइंट पे देखें तो यहाँ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये इनवर्ड आ रहा है। और इस पॉइंट पे देखते हैं ये करंट इस तरह से जा रही है और ये करंट बाहर की तरफ आ रही है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पे तो थंब को रखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये देखिए ये इस तरह से इस पॉइंट पे जो आने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये इनके वजह से, देखिए ये इनके वजह से ये ऊपर की ओर इस तरह आने वाला है, ये इस तरह आने वाला है। और नीचे वाले पर्सन की वजह से देखेंगे तो ये किस तरफ करंट आ रहा था, ये अंदर जा रहा था, ये बाहर आ रहा था, ये बाहर आ रहा था। तो इसको देखेंगे तो इनके वजह से ये इस तरफ नीचे आना चाहेगा,
नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी नेट जो है सो एक्स। तो जनरली डायरेक्शन जब भी देखते थे तो जिस तरह से इस ये लूप की तरफ है तो ये भी लूप की तरफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला है, नोट कर लिख लीजिए, नोट करके, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ लूप। लूप के दोनों तरफ डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है वो सेम आ रहा है। जैसे करंट को फिर बदल देते हैं, इसमें करंट का डायरेक्शन अगर बदल देंगे तो दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम करने वाले हैं, तो करंट डायरेक्शन इस बार कर देते हैं इस तरफ से, ये इस तरफ से, इस बार ये बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रही है। तो ये बाहर आ रही है, तो देखिए इस तरफ से अगर ये बाहर आ रही है तो यहाँ पे अगर इसका एक्सिस बनाया जाए, ये एक्सिस है, तो ये बाहर आ रही है तो इसके वजह से ये ऊपर की ओर जाएगा और ये भी एक नीचे की तरफ नीचे से आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला यहाँ पे भी ये इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए इनकी वजह से ये नीचे की ओर, ये ऊपर करंट आ रही है, तो ऊपर जब करंट आ रही है तो इनकी वजह से ये नीचे आ जाएगा और इनकी वजह से ये इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है दोनों साइड, लूप के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम, इसलिए कहते हैं डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ लूप। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देख लीजिए, इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको एक बार पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अगर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस होगा, ये y और ये x, जब x का वैल्यू जीरो, क्या यहाँ पे x का वैल्यू अगर जीरो लिखेंगे, x इक्वल टू जब जीरो है तो यहाँ पुट करेंगे, देखिए म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये x तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 कैंसिल होकर के 3 पावर बचेगा और यहाँ से आर स्क्वायर ऊपर कट जाएगा। तो नीचे जो आने वाला है ये पावर क्यू नीचे और पावर 2 ऊपर है, तो x इक्वल टू जीरो पे b जो आने वाला है वो म्यू नोट आई बाय 2 आर आने है। देख लीजिए यही आएगा, फिर से देख लीजिए, ये म्यू नोट आई आर स्क्वायर पर सेम रहने दीजिए, ये एक्स स्क्वायर को ख़त्म हो गया, जीरो है, ये आर स्क्वायर, स्क्वायर 2 कैंसिल होकर पावर क्यू, नीचे पावर क्यू बचा है ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्यू कैंसिल होकर के नीचे आर ही बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ चुका है वो जीरो पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह से है। और इन्फिनिटी पे देखते हैं, देखिए एक्स इक्वल टू जब इन्फिनिटी ले लेते हैं हम, एक्स टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तो बी क्या आने वाला है, तो देखिए इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर क्यूब है तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यूब बाय 3 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और समथिंग अपन इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा टेंस टू जीरो आ जाएगा, तो ये इस तरह से घटेगा, ये इस तरह से, सॉरी ये इस तरह जाएगा और उसके बाद ये इस तरह से घटेगा। और ये हम जानते हैं कि जो अगर मान चलिए एक्स के पॉजिटिव साइड है, ये क्या है कि पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव एक्स है, तो पॉजिटिव एक्स के तरफ अगर वाई पॉजिटिव था, अगर ये इस तरफ डायरेक्शन था, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन था, तो दूसरी तरफ भी सेम डायरेक्शन होते थे। अगर ये इस राइट साइड को अगर एबव दिखाए हैं तो दूसरी तरफ जो नेगेटिव में था तो वो भी एबव था, तो ये जनरली इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा और दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा, चाहे तो ऊपर करे या चाहे तो नीचे करे। अगर ऊपर देखा, जनरली हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर ही दिखाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस बी वर्सेस एक्स ग्राफ हो गया है। ये है ग्राफ ऑफ बी वर्सेस एक्स, ये हो गया।
कभी कभी देता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगर लूप के अंदर n टर्न्स हैं, क्वेश्चन है जैसे मान के चलिए इफ n टर्न्स ऑफ लूप आर प्रेजेंट, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए अगर n टर्न्स हैं तो देखिए एक लूप होगा, फिर दूसरा लूप का वही टर्न होगा, फिर तीसरा लूप का, उसी तरह से हम कह रहे हैं कि n इक्विवेलेंट लूप हो जाएगा। एक लूप के लिए जो निकाले हैं दूसरे लूप के लिए वही होगा, तीसरे के लिए वही होगा, चौथे के लिए वही होगा, तो सबको हम ऐड करेंगे तो n लूप के लिए जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह से आ जाएगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह से देखिए मान लीजिए 1 + 1 + 1 इस तरह से होते होते अगर लास्ट में n तक गया तो टोटल को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, n ही आएगा। सबको 1 + 1 + 1 + 1 ही कर रहे हैं, तो सभी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो μ0 I/r² / 2x² + r² का पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या कि n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लूप्स हो जाएगा। तो एक लूप के लिए जानते हैं तो n इक्विवेलेंट लूप के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो मान लीजिए b डैश उसको मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा μ0 I/r² डिवाइड बाय 2 × x² + r² × n। और हम ये भी कहे थे कि अगर इस एक्सिस के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो जब देखिए x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये सेंटर के ऊपर आया है। लास्ट लेक्चर में जब हम करंट करेंगे लूप की वजह से, अगर सर्कुलर लूप उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी यही होती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप है ये, ठीक, फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। तो इस तरह से पता चल गया अगर ये एक्सेस वाले पॉइंट में अगर x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो वो पॉइंट उठ करके सिर्फ सेंटर पे है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर x को 0 करते करते अगर 0 कर देंगे, x को घटाते घटाते 0 कर देंगे तो ये पॉइंट जो है सर्कुलर, मान के चलिए यहाँ पे एक कोई सर्कुलर देंगे तो ये x को कम करते करते 0 पे ला गई थी, इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, μ0 I/2r, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग ट्राई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।